बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आ रहे हैं फूड एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फूड एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखने वाले हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का आज पूरा एनाटॉमी देखेंगे हम, कि एनाटॉमिकल पार्ट जो भी है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो सारा कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं बता देना चाहता हूँ आपको। हमारा ऐप है स्टडी क्लिक इंडिया, जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। अगर आप किसी भी बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। एक बार आप लोग देखिएगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे सारा मटेरियल बायोलॉजी स्ट्रीम का जितने जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनका सबका मटेरियल लाइक यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नीट और भी जितने भी एग्ज़ाम है बायोलॉजी से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब का मटेरियल एक जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिलने वाला है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये ऐप आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप लोग ज़रूर इसे इंस्टॉल कीजिए और बहुत सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। एक बार आप लोग जाइए ऐप पे, देखिए, फिर उसे यूटिलाइज़ कीजिए अगर आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है तो। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी और फूड के बारे में। ठीक है, तो फूड क्या होता है, सबसे पहले फूड के बारे में जानते हैं। तो फूड जो है आप सबको पता है बेसिक रिक्वायरमेंट है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसे फूड चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, अगर कोई सेल इनएक्टिव फेज में भी है तब भी उसमें जो बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे होते हैं उन्हें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी डेराइव होती है कहाँ से? फूड से आती है। ठीक, अब फूड में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? पहली चीज़ कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट प्रोटीन एंड लास्ट वन इज फैट। तो ये तीन चीज़ें हमारे फूड में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं और इनकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसा फूड प्रेफर करते हैं जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज़ें मिल जाए हमें। ठीक है, इसीलिए हमारे फूड का जो कॉम्बिनेशन है वो लाइक दाल रोटी है, सब्जी रोटी है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन भी मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है, और रोटी में हम लोग घी भी लगा के खाते हैं तो वहाँ पे फैट भी मिल जाता है। ठीक, तो इसीलिए फूड के कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं ताकि बैलेंस डाइट प्रॉपर मिलती रहे। ओके, नाउ एनर्जी। अब एनर्जी जो डिराइव होती है, जो फूड से ही डिराइव होती है, क्योंकि फूड ही एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी में यूटिलाइज किया जाता है। ओके, अभी जो फूड अवेलेबल है अपने नेटिव फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में, क्या ये हमारी बॉडी में ऐसे ही एज इट इज़ एब्जॉर्ब हो जाता है? तो बिल्कुल नहीं। अगर ये एज इट इज़ एब्जॉर्ब हो जाता तो हम लोग ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते ही नहीं, क्योंकि ये होता ही नहीं। फिर इस फूड को प्रोसेस किया जाता है ताकि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो उसे प्रोसेस करने के लिए जो सिस्टम है उसे ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और इसी डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारा फूड जो है, वो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, ब्रेक होते हैं, और सिंपलर और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में और भी चीज़ें, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के भी अलावा बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, लाइक वाटर, फिर विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं, बट इन्हें स्मॉल अमाउंट में यूटिलाइज किया जाता है, और ये फूड में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट भी होते हैं। ठीक है, नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है उसे ब्रेक किया जाता है सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। ठीक है, डाइजेशन जो है वो मैकेनिकली भी होता है और बायोकेमिकली भी होता है। मैकेनिकली का मतलब है कि मैकेनिकल फूड की चर्निंग होती है। चर्निंग का मतलब होता है उसे पीसना। ठीक है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जो बड़े बड़े हैं पार्ट्स फूड के, जैसे हम रोटी खाते हैं तो उसे स्मॉलर पार्ट में मैकेनिकली पहले ब्रेक किया जाता है। उसे हम पहले चबा चबा के खाते हैं, इसलिए कहते हैं फूड को, जो भी हम खाना खाते हैं उसे चबा के खाना चाहिए ताकि वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए। और जितना स्मॉल पार्टिकल में फूड कन्वर्ट होगा उतना ही उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एंजाइम्स का जो एक्शन है वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एंजाइम्स के लिए सबस्ट्रेट मिलेगा, और सबस्ट्रेट जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा फूड का डाइजेशन होगा। एंजाइम और सबस्ट्रेट जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ही ज़्यादा फूड का डाइजेशन होगा। तो इसलिए फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में पहले ब्रेक करके खाना चाहिए, चबा चबा के हमें खाना खाना चाहिए, जो कि हम टीथ से करते हैं। और
टीथ के अलावा जब हम फूड को निगल लेते हैं, बोलस के फॉर्म में फूड अंदर जाता है, तो वहाँ भी क्या होता है, मैकेनिकल फूड का डाइजेशन होता है। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होता है कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसमें क्या होता है, कुछ लॉन्गिट्यूडनल और कुछ सर्कुलर मसल्स होती हैं जिसमें कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस चलता रहता है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है, जो फूड है वो मैकेनिकली ब्रेक होता रहता है। ठीक, तो ऐसे करके ये मैकेनिकल फूड ब्रेकेज का प्रोसेस हो जाता है। और फिर बायोकेमिकल मेथड होता है जो हमारी बॉडी में एंजाइम सिक्रीट होती हैं, लाइक सैलिवरी एमाइलेज, और फिर पैनक्रियाटिक जूसेस, और लीवर से सिक्रीट होने वाली बहुत सारी एंजाइम्स हैं जो फैट को डाइजेस्ट करती हैं। तो इनसे क्या होता है, ये फूड का बायोकेमिकल ब्रेकेज होता है या डाइजेशन होता है। ठीक, वाटर भी इम्पॉर्टेंट है फूड के डाइजेशन के लिए। जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उसमें वाटर भी चाहिए, रिस्पायरेशन में वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक, वहाँ पे वाटर जो है वो यूटिलाइज होता है डाइजेशन के प्रोसेस में, और मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी वाटर यूज़ होता है। ओके, नाउ डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स आर सीक्रेटेड टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। तो जो भी फूड मटेरियल्स होता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस जो पैनक्रियास से सीक्रेट होते हैं और कुछ स्टमक में भी सीक्रेट होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं वो एंजाइम्स होती हैं जो हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, अब इसका हम एनाटॉमिकल एस्पेक्ट देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। ठीक है, इसीलिए हमारी बॉडी के जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे ट्यूब विद इन ट्यूब कहा जाता है। एक तो ये बॉडी का पूरा कवरिंग एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और फिर इसके अंदर भी एक ट्यूब है जो कि एलिमेंट्री कैनाल से कंटिन्यू होके एनस में एंड होती है। माउथ से ओपनिंग होती है और एनस में इसका एंड होता है। तो ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसलिए दो ट्यूब बन रही हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या जो मैमल्स का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल होती है जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, जिसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब है कि गैस्ट्रो का मतलब होता है, गैस्ट्रो का क्या मतलब होता है, गैस्ट्रो मीन्स स्टमक। ठीक है, गैस्ट्रो मीन्स होता है स्टमक, और इंटेस्टाइन का मतलब होता है सिंपली इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, प्लस इसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं लाइक सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर, ये सारी ग्लैंड्स हैं, और कुछ यूनिसेलर ग्लैंड्स भी होती हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल में ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये माउथ से बिगन होती है, स्टार्ट होती है और एंड हो जाती है एनस पे। ठीक, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं इसे हम आगे डायग्राम के थ्रू भी देखने वाले हैं, बट एक बार यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट जो ओपनिंग है जिससे हम बोल भी पाते हैं और जिससे हम खा भी पाते हैं, ये माउथ है। फिर ये माउथ कंटिन्यू हो जाता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस कंटिन्यू होता है एक कर्व स्ट्रक्चर में जिसे स्टमक कहते हैं। स्टमक कंटिन्यू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, और एनस में एंड हो जाती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। माउथ से स्टार्ट होती है और एनस में एंड हो जाती है। ठीक, ये सारे प्राइमरी ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी हैं, एसेसरी ग्लैंड्स भी हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ है टीथ। ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट तो नहीं है, बट ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि जब भी हम फूड लेते हैं तो उससे पहले मैकेनिकली ब्रेक करते हैं, और उसका ब्रेकेज टीथ के थ्रू ही होता है। ठीक है, टंग क्या करता है, फूड को इंगल्फ करने में, इनटेक करने में हेल्प करता है। ठीक, फिर सैलिवरी ग्लैंड क्या करती हैं, सैलिवरी एमाइलेसिस सिक्रीट करती हैं जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, और कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ से ही उसका बायोकेमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। बाकी फूड जो है वो स्टमक में जाने के बाद डाइजेस्ट होता है, बट जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका जो मैकेनिकल और प्लस बायोकेमिकल डाइजेशन दोनों माउथ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में ही सिक्रीट होती है सैलिवरी एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर लीवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है। फिर गाल ब्लैडर क्या करते हैं, ये
जो लीवर का सिक्रीशन होता है उसे स्टोर करके रखते हैं, और जब भी फूड हमारे स्टमक में पहुंचता है वो अपने सिक्रीशन को पॉर कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। फिर होता है पैनक्रियास। पैनक्रियास भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करता है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ये सारे एसेसरी ऑर्गन हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नाउ ये डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, माउथ से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, ये एनस पे एंड हो रहा है, ठीक है। ये एनस है, यहाँ पे एंड हो जा रहा है। अब इसके बीच में जो मल्टीपल पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन फिर एनस में एंड हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट हैं, आगे हम लोग देखने वाले हैं। फिर इसके साथ एसेसरी पार्ट्स भी हैं, लाइक ये देखिए आप यहाँ पे लीवर है, ये लीवर है, और ये इसके साथ गाल ब्लैडर भी लगा हुआ है जो कि यहाँ का जो सिक्रीशन होता है लीवर का वो यहाँ पे स्टोर होके रखता है, ठीक है। ये पैनक्रियाज है जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को सिक्रीट करती है, ठीक। नाउ ये हम लोग देख चुके हैं। आप ह्यूमन डेंटिशन की बात करें, दांत के बारे में, ठीक है। जो हमारे में दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो टीथ हैं वो थिकोडोंट है। थिकोडोंट का क्या मतलब होता है, थिकोडोंट का मतलब होता है कि जो हमारे टीथ हैं वो एक जॉ में, एक सॉकेट में एम्बेडेड है, ठीक है, इसलिए इसे थिकोडोंट कहा जाता है। जिन भी ऑर्गेनिज्म के टीथ एक सॉकेट में एम्बेडेड हैं वो टीथ थिकोडोंट कहलाते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट डाइफाइडोंट। डाइफाइडोंट का मतलब होता है कि हमारी लाइफ स्पैन में जो हमारे दांत हैं वो 2 बार निकलते हैं। फर्स्ट टीथ जो होते हैं वो प्राइमरी मिल्क टीथ होते हैं, और जो दूसरे मिल्क टीथ जब एक बार उखड़ जाते हैं तो उसके बाद जो नए टीथ निकलते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं, और वो थ्रू आउट लाइफ रहते हैं। अगर परमानेंट टीथ एक बार निकल गया तो फिर दोबारा वो नहीं आते हैं, इसलिए हमें टीथ को बहुत ही सेफ रखना चाहिए, उनकी प्रॉपर देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि परमानेंट टीथ एक बार चला गया तो फिर आप खाने का टेस्ट नहीं ले पाएंगे। नाउ हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का क्या मतलब होता है, हमारे में जो 32 टाइप्स के 32 डिफरेंट टीथ होते हैं, इनमें से क्या होते हैं 4 अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं, लाइक इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। इनमें से कुछ क्या होते हैं, मोनोफाइडोंट होते हैं। मोनोफाइडोंट का क्या मतलब है कि जो टीथ हैं ये एक ही बार निकलते हैं लाइफ में, और कुछ टीथ हैं जो 2 बार निकलते हैं, तो उन्हें डाइफाइडोंट कहा जाता है। मोनोफाइडोंट ऐसे टीथ हैं लाइक प्रीमोलर एंड विजडम टूथ, जो लास्ट मोलर्स हैं, ये लाइफ में एक ही बार निकलते हैं, ये दोबारा नहीं निकलते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें मोनोफाइडोंट कहा जाता है। नाउ अब ह्यूमन टीथ का जो लोकेशन होता है वो कहाँ होता है, बकल कैविटी में होता है। ये जो कैविटी है ये बकल कैविटी कहलाती है, ठीक है। जो माउथ की ओपनिंग है और जो कैविटी है जो पूरा, उसे हम बकल कैविटी कहते हैं। और इस कैविटी में एक एडल्ट के अंदर 32 दांत होते हैं, 32 टीथ होते हैं, ठीक है। अब इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, ऑर्डर ऑफ, ये कैसे किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं, तो सबसे पहले तो इंसाइजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, देन मोलर। अगर हम मुंह पे ऐसे उंगली रखते हैं तो लेफ्ट और राइट साइड में सबसे पहला जो टीथ आएगा वो इंसाइजर आएगा, फिर उसके बाद कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर देन मोलर सबसे लास्ट में आएगा। और ऐसा ही अरेंजमेंट इस साइड में भी होता है, ठीक है। फिर डेंटल फॉर्मूला कैसा होता है, डेंटल फॉर्मूला होता है 2123/2123। तो 2123 से क्या रिलेट करते हैं हम, तो 2 जो है ये 2 क्या करवाता है, क्या किसका वो है, तो ये इंसीजर होते हैं, इंसाइजर जो होते हैं वो 2 होते हैं। फिर कैनाइन 1 होता है, सिंगल होता है, ठीक है। फिर 2 होते हैं प्रीमोलर, और फिर 3 होते हैं मोलर, ठीक है। तो ऐसा अरेंजमेंट होता है। अब ये हाफ साइड का है और ऊपर नीचे भी है, ठीक है, ऊपर नीचे, इसीलिए इन्हें लिखा जाता है 2123/2123। ठीक है, तो ऐसा इनका अरेंजमेंट होता है। नाउ अब हमारे टीथ में जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो इनकी कवरिंग करता है,
क्योंकि हम लोग इतने मजबूत मजबूत चीज़ों को फोड़ डालते हैं अपने दांतों से, तो वो इनेमल का ही कमाल है। अगर इनेमल नहीं हो हमारी टीथ के ऊपर तो क्या होगा, हमारा टीथ जो है वो जल्दी डिके कर जाएगा। तो उस डिके से बचाने के लिए ये जो एक हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है जो ह्यूमन बॉडी में, जिसे हम इनेमल के नाम से जानते हैं, वो टीथ की कवरिंग करता है, टीथ को प्रोटेक्ट रखता है, ठीक है, और फूड के मैस्टिकेशन में हेल्प करता है। और ये जो है इनेमल जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। अब देखिए ये ऑर्डर यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए। इंसाइजर है पहले, फिर कैनाइन है, फिर प्रीमोलर है, देन मोलर। इंसाइजर देखिए 2 हैं, फिर 1 कैनाइन है, फिर 2 प्रीमोलर है, फिर 3 क्या है, मोलर है, ठीक। ऐसे और ऐसा ही इस साइड भी होता है, ठीक है, दोनों साइड। और ऐसा ही मान लीजिए अगर ये नीचे वाला जॉ है तो ऐसा ही ऊपर जॉ भी होता है, और उसमें भी ऐसा ही अरेंजमेंट होता है। तो 2 1 2 3 2 1 2 3 होता है, 2 1 2 3 2 1 2 3। ये तो हो गया हाफ साइड का। और वैसा ही 2 1 2 3 और 2 1 2 3 दूसरी साइड भी होता है, ठीक है। तो ये इंसाइजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, देन ये मोलर है, ठीक। ऐसा होता है टीथ का अरेंजमेंट। नाउ अब अगर टीथ का हम क्रॉस सेक्शन करें, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि जो सबसे फर्स्ट लेयर है, जो कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होती है और प्रोटेक्टिव होती है, जिसे हम इनेमल कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आती है डेंटिन या फिर डेंटाइन, जो कि नेक्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। फिर पल्प होता है, ठीक है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह, नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। नाउ अब ये गम आया। गम में क्या है, जो हमारे ये होते हैं जबड़े होते हैं, ठीक है, इनमें टीथ क्या है, एम्बेडेड है। फिर रूट कैनाल, रूट कैनाल टीथ का जो रूट होता है, जो कि जॉज में एम्बेडेड होता है, इसे हम रूट कैनाल कहते हैं, ठीक है। फिर सीमेंटम होता है, जो कि टीथ को जॉ में अटैच किए हुए है, जकड़े हुए, सीमेंटिंग का काम करता है, ठीक है, फिक्स करने का काम करता है ये। और ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं जो कि टीथ में जा रही हैं, ठीक। तो जो ऊपर का पार्ट है, जो सॉकेट से ऊपर निकला हुआ है, उसे हम कहते हैं क्राउन। और जो नीचे का पार्ट है जो एम्बेडेड है सॉकेट में, उसे हम रूट कहते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई गुटखा उटका खाता है ना, जो गुटखा खाते हैं या फिर वैसा कुछ खाते हैं जो कि टीथ के डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसमें क्या होता है, ये इनेमल जो है ना वो डिग्रेड कर जाती है धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो ये डिग्रेड कर देता है इनेमल को। तो जब इनेमल डिग्रेड हो जाता है तो ये जो डेंटाइन वाला पार्ट है ये एक्सपोज हो जाता है। तो कुछ लोगों को देखेंगे आप, उनको ठंडा पानी दांतों में लगने लगता है, तो क्योंकि इनेमल उनका डिग्रेड हो चुका है और ये पार्ट एक्सपोज हो चुका है। अब नीचे वाला पार्ट उतना हार्ड नहीं होता है, और उसके जस्ट नीचे क्या है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं, जो कि बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है ये सेंसिटिव होने की वजह से अब यहाँ पे कुछ भी आप खाएंगे या फिर पिएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा उसका सेंसेशन फील होगा, जिसकी वजह से अगर आप ठंडा खाएंगे तो ठंडा फील होगा, गर्म खाएंगे तो गर्म फील होगा, खट्टा खाएंगे तो खट्टा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए गुटखा उटका मत खाइएगा लाइफ में, ठीक है, कभी भी नहीं, तो फिर ये आपके दांत खराब हो जाएंगे। अब बात आती है स्टमक और इंटेस्टाइन की। तो स्टमक कैसा होता है, स्टमक जो होता है वो कर्व स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसके फंक्शन क्या क्या है, ये फूड को स्टोर करता है, प्लस फूड को ब्रेक भी करता है, मैकेनिकली भी करता है, जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल होता रहता है, और वो स्टमक में भी होता है। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे बायोकेमिकल फूड डाइजेशन भी होता है। यहाँ पे बहुत सारी एंजाइम्स भी सिक्रीट होती हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अब ये स्टमक जो होता है वो कंटिन्यू हो जाता है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे हम कहते हैं डुओडेनम, ठीक है। डुओडेनम में आगे चलकर ये जो स्टमक है ये कंटिन्यू हो जाता है, ठीक। अब इसकी एनाटॉमी की जाए तो इसके अलग अलग पार्ट देखे जाए तो ये ईसोफेगस जो है वो आता है और आगे स्टमक में कंटिन्यू हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, कार्डियक है, क्योंकि ओपनिंग के पास जो पहला हिस्सा है उसे हम कार्डियक कहते हैं। फिर जो अपर बल्ज्ड पार्ट है, जो ऊपर को उभरा हुआ है, उसे फंडस कहा जाता है। अब इसे कार्डियक इसलिए कहते हैं ना क्योंकि ये हार्ट के करीब होता है, ठीक है, दिल के करीब होता है,
इसलिए इसे कार्डियक कहा जाता है। फिर जो नीचे वाला हिस्सा है इसे पाइलोरिक कहते हैं, और ये पाइलोरिक जो है वो आगे चलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है डुओडेनम। ठीक, नाउ नेक्स्ट, तो ये पार्ट हमने देख लिए हैं, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक, ये 3 पार्ट होते हैं। अब बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की और लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा फूड का डाइजेशन होता है, क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स भी और लीवर से सिक्रीट होने वाली एंजाइम्स भी सारी कहाँ पे आती हैं, डुओडेनम रीजन में ही आती हैं, और वहीं पे पॉर होती हैं, और वहाँ पे जब फूड पहुँचता है तो उनका जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है और जो भी वहाँ पे फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका क्या होता है, ब्रेकेज होता है, केमिकल डाइजेशन होता है। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा फूड का डाइजेशन भी होता है और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ मिनरल्स और वाटर्स का ही एब्जॉर्प्शन हो पाता है। और रेक्टम में क्या होता है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पार्ट है ये रेक्टम का पार्ट है। यहाँ पे जो है वो वेस्ट मटेरियल, जो भी फूड अनडाइजेस्टेड रह गया है या फिर जो डाइजेस्ट होके जो फीसेस बचा हुआ है, जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है फूड का, वो यहाँ पे स्टोर होता है, और इसे हम कहते हैं रेक्टम। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है ये पार्ट, और ये जो आपको बहुत ही उलझा हुआ पार्ट दिख रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअल में लंबी होती है लेंथ में, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो लेंथ में छोटी होती है। लार्ज और स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। ठीक है, इसलिए इसे हम लार्ज और स्मॉल कहते हैं। नाउ ये पूरा इंटेस्टाइन का पार्ट है, डुओडेनम है, जेजुनम है, इलियम है, ये 3 पार्ट होते हैं। जो स्टमक से कंटिन्यू होके पार्ट आता है उसे हम डुओडेनम कहते हैं। फिर ये जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है ये जेजुनम है, और ये जो वॉयलेट दिख रहा है ये इलियम का पार्ट है। जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो इलियम होता है, और यही इलियम कंटिन्यू हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन फिर एंड हो जाती है रेक्टम में, एनस में। तो ओपनिंग जो होती है पाइलोरिस के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, कंटिन्यू होता है, और इसी पार्ट में जो डुओडेनम का पार्ट है वहीं पे क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूसेस और बाइल वगैरह सारे आते हैं, वहीं पे ये उनका रिलीज होता है, और जो भी फूड मटेरियल है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। और जो भी प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, जो भी फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, जितने भी पार्ट्स हैं। अब फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन भी मैंने बता दिया कि सारे जो भी डाइजेशन होते हैं, मेजर डाइजेशन जो भी न्यूट्रिएंट्स का अपटेक होता है वो सारा कहाँ पे होता है, इसी पार्ट में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में। तो 3 पार्ट हैं, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डुओडेनम में मेजर क्या होता है, डाइजेशन होता है। जेजुनम और इलियम में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, अब जेजुनम जो है ये मेजर एब्जॉर्प्शन का पार्ट है। यहाँ पे इंट्रोसाइट्स होती हैं। इंट्रोसाइट्स एक विलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बहुत ही रिचली सप्लाइड विद ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाना चाहिए। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स, जो भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो फाइनल प्रोडक्ट बन के एब्जॉर्ब होने के लिए रेडी हैं, अब वो एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएंगे, वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में जाके या तो स्टोर होंगे या तो वो मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज हो जाएंगे। तो ब्लड के थ्रू, ब्लड एक सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, कनेक्टिव टिश्यू है, डिफरेंट टिश्यूज़ को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ब्लड के थ्रू ही क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम इंटेस्टाइन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जहाँ कहीं भी फूड की, जहाँ कहीं भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे ब्लड के थ्रू ही सारा मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। तो इंट्रोसाइट्स जो होती हैं वही एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। ये माइक्रोविलाई होती हैं। विलाई मतलब प्रोजेक्शंस होते हैं। मान लीजिए ये वॉल है इंटेस्टाइन की, तो यहाँ पे कुछ ऐसे विलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है उसे इंक्रीज कर देते हैं पूरी, और ये रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। तो डायरेक्ट यहाँ से मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब होता है और ब्लड वेसल्स में जाके पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट जो है और जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो कहलाता है इलियम, और यहाँ पे विटामिन B12 बाइल साल्ट का
और जो कुछ रिमेनिंग पार्ट बच जाता है डाइजेशन के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद, वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ ये था पूरा आज का हमारा डाइजेशन, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये पूरा डाइजेस्टिव जो सिस्टम था उसे हमने एनाटॉमिकल वे में आज स्टडी किया। होप आपको ये समझ में आएगा। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, आप वो देखिए और बताइए अगर हो सकता है तो पहला ये जो आपको क्वेश्चन है वो, यू माइट फील टायर्ड एंड स्लीपी पर्टिकुलरली आफ्टर अ बिग मील। जब आप हैवी मील लेते हैं, जब आप खाना खाते हैं दोपहर का या फिर शाम का, तो आपको नींद आती है या फिर आप टायर्ड फील करते हैं, ऐसा क्यों होता है? सोचिए और बताइए जरा। तो क्या होता है कि जब फूड का डाइजेशन होना होता है तो वहाँ भी एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। जैसे कि लाइट का प्रोडक्शन होता है थर्मल पावर प्लांट में, तो वहाँ भी पहले क्या होता है, हीट के थ्रू स्टीम प्रोड्यूस करवाई जाती है, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज होती है पहले, फिर उस स्टीम को क्या किया जाता है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प किया जाता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो जो भी मशीनरी है जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे भी तो कुछ चाहिए ना एनर्जी। तो वो जो एनर्जी होती है वो यूटिलाइज होती है, क्योंकि हम फूड जब इंटेक करते हैं तो उस टाइम फूड सबसे ज़्यादा होता है हमारे स्टमक में, और डाइजेशन का प्रोसेस भी उस टाइम सबसे ज़्यादा चल रहा होता है। तो सारा का सारा जो ब्लड फ्लो है वो डायरेक्ट कर दिया जाता है एलिमेंट्री कैनाल की तरफ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड डाइजेस्ट हो पाए और पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो पाए। इसलिए क्या होता है, बाकी ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई थोड़ा कम कर दी जाती है, इवन ब्रेन को भी। तो ब्रेन को जब एनर्जी कम मिलेगी तो आप टायर्ड फील करेंगे या फिर आप स्लीपी फील करेंगे, इसलिए आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात यह है, अगर आप मीट खाते हैं ना, तो मीट में एक अमाइनो एसिड होती है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन का उसमें बहुत ही ज़्यादा कंटेंट होता है, और ट्रिप्टोफैन ये अमाइनो एसिड जो है वो प्रिकर्सर है मेलाटोनिन का। मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है जो कि स्लीप इंड्यूस करता है। अब स्लीप इंड्यूस करने के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, और इसका प्रिकर्सर ट्रिप्टोफैन है, और ट्रिप्टोफैन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आप अपटेक कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाएगा, और फिर आपको स्लीप का जो स्लीप है, आपको नींद आने लगेगी, ठीक। फूड इनटेक के बाद इंसुलिन और ब्लड शुगर भी बढ़ जाता है, इसके इफेक्ट से भी आपको नींद वगैरह आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो साल्टी फूड से रिलेटेड है, कि साल्टी फूड के बाद आप बहुत प्यास क्यों महसूस करते हैं, थ्रस्टी क्यों महसूस करते हैं। तो एक जर्नल के अकॉर्डिंग बताया गया था कि जो आप साल्ट फूड जब लेते हैं तो वहाँ पे जो साल्ट है वो एक केमिकल मैसेंजर की तरह वर्क करता है, ठीक है। और केमिकल मैसेंजर जो होता है वो सेंसरी ऑर्गन्स जो आपके ब्रेन में थ्रिस्ट सेंटर है उसे एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि साल्ट लेने के बाद जो ब्लड की ऑस्मोलिटी है वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाती है, ऑस्मोलिटी थोड़ा बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो साल्ट्स होते हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, तो ऑस्मोलिटी बढ़ने की वजह से आप उसे मेंटेन रखना है तो वाटर चाहिए होता है। तो वाटर फिर क्या करता है, जो ऑस्मोलिटी बढ़ी हुई है उसे जाके मेंटेन कर देता है, ठीक। इसलिए आप थ्रस्टी फील करते हैं, तो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जब ज़्यादा आप साल्टी फूड लेते हैं, ओके। अब किडनी भी इसमें क्या करता है, रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो किडनी के थ्रू ही होता है। अब ये रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो क्या होगा कि जो ऑस्मोलिटी बढ़ी हुई है वो फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। नाउ फूड ऑफ लव, फूड ऑफ लव किसे कहा जाता है, समोसा, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज और ऐसे जो फूड्स हैं इन्हें फूड ऑफ लव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये एक आर्टिकल आया था जो पब्लिश हुआ था रिसर्च जर्नल में, जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में। तो वहाँ पे बताया गया था कि क्योंकि इसमें ये जो फूड्स होते हैं इनमें साल्ट जो होता है वो लार्ज एक्सेस अमाउंट में होता है। अब ये जो साल्ट होते हैं ना, स्ट्रेस हार्मोन को कम कर देते हैं। जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस है ना, अगर आप समोसा खाते हैं या फ्रेंच फ्राइज खाते हैं या फिर ऐसे कुछ फूड खाते हैं, चिप्स वगैरह, तो आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए आप जब भी स्ट्रेस में रहिए थोड़ा ये सारी चीज़ें ट्राई कीजिएगा तो आपको कॉम्फर्ट फील होगा। तो क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन को कम कर देते हैं और ऑक्सीडेशन के लेवल को बढ़ा देते हैं। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो एक लव हार्मोन है, ये लव इंड्यूस करता है, ठीक है। आपको कॉम्फर्ट फील करवाता है, आपको एकदम काम माइंड हो जाता है जब भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो उस टाइम ये साल्टी फूड की वजह से ऐसा होता है। और
ऑक्सीटोसिन को केमिकल ऑफ लव या लव हार्मोन या कडल हार्मोन कहा जाता है। क्यों इसे ये कडल हार्मोन, कडल का मतलब होता है किसी से गले लगना, ठीक है। तो जब भी आप देखते होंगे कि एक मदर है अपने बेबी को जब भी देखती है तो उसे उठा लेती है, बहुत उस मतलब वो लव फील उस टाइम आता है, तो वहाँ पे ये ऑक्सीटोसिन ही रिलीज होता है। या आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको कुछ अच्छा दिख गया, आप किसी गार्डन में बैठे हुए हैं, अच्छे फूल दिख गए, अच्छे लोग दिख गए, तो वहाँ भी आपका जो माइंड है उसमें कुछ ऐसे फीलिंग्स आती हैं, तो वहाँ पे भी ये ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपके लिए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कैसा लगा आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। या फिर आपको कुछ ऐसे टॉपिक की रिक्वायरमेंट है जो इम्पोर्टेंट हैं, आपको लग रहा है कि इनको पढ़ लिया जाए एक बार, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो वीडियो भी बना दी जाएगी, ठीक है। तो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।